हाय दोस्तों, तो चलिए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भारत में जो कंपनी का कारोबार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार था, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला अधिनियम था। इससे पहले कोई अधिनियम नहीं था। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या जो ब्रिटिश सम्राट थे, वो अब नियंत्रण करना शुरू कर रहे थे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम बनाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो जैसा ब्रिटिश सरकार ने एक अधिकार पत्र चार्टर द्वारा कंपनी को केवल एक व्यापारिक अधिकार दिए थे, लेकिन जब कंपनी धीरे धीरे भारत पे के भूभागों पर अपना कब्जा करने लगी और स्वयं को एक नियंत्रक संस्था के रूप में परिवर्तित कर लिया, तो पार्लियामेंट को यह परिवर्तन स्वीकार नहीं हुआ और उसने इसको नियमित करने के लिए सोचा कि आखिर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। इसके अलावा ऐसा भी समझा जा रहा था कि जिस भूभाग पर कंपनी ने कब्जा किया था, वह उनके सम्राट की ओर से तथा सम्राट के नाम पर किया गया था, इसलिए उन राज्यों का शासन भी सम्राट द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए था। तो यही सारे रीजन थे जिसके वजह से ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमें एक एक्ट बनाना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे जो दुकानदार और व्यापारी थे, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो शासन का काम कर पाते। यह बात उन भूभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था से ही सिद्ध हो जाती है, जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। कंपनी के शेयरधारक अधिक लाभांश की खोज में लगे थे, क्योंकि कंपनी व्यापारी और नियंत्रक की दोहरी भूमिका निभा रही थी। कंपनी बहुत घाटा उठा रही थी और उससे उसे छुटकारा दिलाना जरूरी था। संकट की इस घड़ी से उबरने के लिए जब जवाब पूंजी कम हो गई थी, भारत में हुए युद्धों तथा अधिक लाभांश की मांग बढ़ रही थी, कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से 14 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। इससे पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के अधिकारों पर नियंत्रण करने का अवसर मिल गया, जिसका वे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। कर्जा इस शर्त पर दिया गया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्देशन में होगा। इस तरह सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। देखा दोस्तों आपने कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कैसे पास हुआ। ब्रिटिश सरकार भी चाह रही थी कि हम इसको नियंत्रित करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो गया, तो इससे देखते हैं कि जब इंग्लैंड में इससे क्या प्रभाव पड़े, ब्रिटेन में। तो जो कंपनी के संचालक मंडल, जो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, उनका पुनर्गठन किया गया। संचालक मंडल का सदस्य बनने के लिए पहले 500 पाउंड या उससे अधिक की पूंजी जरूरी थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 1000 पाउंड कर दिया गया। इससे संचालक मंडल को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने तथा एक सुसंगठित और बेहतर संस्था बनाने में सहायता मिली। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, निदेशक मंडल। इनमें भी परिवर्तन किया गया। अब यह 24 सदस्यों का एक बोर्ड था, जिसके संचालक मंडल के सदस्य हर 4 वर्ष में चुने जाते थे। सभी निदेशकों के हर साल चुनाव की अपेक्षा अब 6 निदेशक ही 1 साल में सेवानिवृत्त होते थे। इससे मंडल कुछ अधिक समय तक बना रहा। उसके कार्य को अधिक सुचारू और व्यवस्थित ढंग से करने में उसको सुविधा मिली। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है कि भारत में क्या क्या प्रभाव हुए इस रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के दूसरे प्रांतों के गवर्नर जो थे उसके अधीन आ गए। मतलब सबसे ऊपर अब जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया, और उसके अंदर जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो आते थे। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद यानी कि काउंसिल होती थी, जिसके 4-4 सदस्य इंग्लैंड से भेजे जाते थे। इसमें बहुत से आधार निर्णय लिया जाता था। कहने का मतलब है कि इसके जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर होते थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का एक निर्णायक मत होता था। भारत में ब्रिटिश भूभाग का नियंत्रण बंगाल से किया जाता था, पर दूसरी ओर बंगाल पर इंग्लैंड द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। कहने का मतलब था कि पूरे भारत पे जो अब कंट्रोल हो गया था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा हो गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल पे जो कंट्रोल था वो इंग्लैंड का था। रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, लॉर्ड चीफ जस्टिस और 3 न्यायाधीश होते थे। यह न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था, जो ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। अगर सब पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन था, तो कलकत्ता में ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। इसे दीवानी, फौजदारी, नौसेना और गिरजा संबंधी न्याय व्यवस्था का अधिकार था। इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन कंपनी के कर्मचारी और ब्रिटिश प्रजा आती थी।
तो रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रभाव को हम देखते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन का आरंभ हुआ, जिससे बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में समान या समरूप नीति अपनाई गई, जिससे फिजूल खर्ची कम हो गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना से ब्रिटिश प्रजा को बेहतर न्याय की सुविधा प्राप्त हुई। रेगुलेटिंग एक्ट से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था आरंभ हुई। इससे जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, और जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद के अधीन हो गया, यानी कि एक परिषद बनी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिस पर उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण होता था। रेगुलेटिंग एक्ट ने पार्लियामेंट के नियंत्रण में केंद्रीय प्रशासन की आधारशिला रखी तथा संसदीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की। इसके द्वारा कंपनी के पहले की व्यापारिक संस्था को बदलकर एक व्यापारिक संस्था में एक नए प्रकार के निगम में परिवर्तन का आरंभ हो गया, जो अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से प्रशासनिक और पार्लियामेंट के अधीन थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग अधिनियम की क्या क्या कमियां रहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो यह अधिनियम बनाया गया था वह इस आशा से बनाया गया था कि यह बेहतर न्याय प्रदान करने तथा नियंत्रण और संतुलन प्रणाली लाने के लिए प्रशासन को नियमित और केंद्रीकृत करेगा, लेकिन व्यवहार में इसमें गंभीर कमियां पाई गई। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित कमियां हैं, जिसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 1773 के अधिनियम में सर्वोच्च परिषद और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता एक कमी थी। इसने गवर्नर जनरल और परिषद की दीवानी प्रांतों का संपूर्ण सिविल और सैनिक प्रशासन सौंप दिया, परंतु कंपनी के केवल स्थानीय कर्मचारियों के साथ कंपनी के ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमों की जानकारी का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे दिया। यह उन सभी लोगों को सजा दे सकता था जो सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में राजस्व वसूली में अत्याचार करते थे, परंतु अधिनियम ने विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया कि परिषद और न्यायालय के मतभेद की स्थिति में किसकी सत्ता मानी जाएगी। ऐसी कठिनाइयां इसलिए उठी कि कंपनी जो दीवानी प्रांतों का प्रभावशाली शासक थी, उसे इस रूप में पार्लियामेंट द्वारा घोषित नहीं किया गया था। दूसरे बात पे देखते हैं इसकी दूसरी कमियां क्या थी। सर्वोच्च परिषद द्वारा पारित विनियमों को कानून के रूप में कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पंजीकरण करना पड़ता था। न्यायालय ने ऐसा करने से अगर इनकार कर दिया, जिसके कारण प्रशासन के अबाध संचालन में बाधा पड़ती थी, और इस प्रकार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था कि मुकदमे की कार्रवाई करते समय कौन सा कानून लागू किया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीयों द्वारा किए गए सभी अपराधों के संबंध में भी न्यायालय में इंग्लैंड का कानून ही लागू किया जाता रहा, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। प्रांतीय और दूसरे न्यायालयों को मान्यता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट 1781 द्वारा इन कमियों को दूर किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 1781 का संशोधन अधिनियम देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कौन कौन से लोग शामिल थे। जो गवर्नर जनरल था वो भारत में प्रशासन संबंधी सभी कार्यों के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी था, परंतु उसे काम करने का कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं था, और वह परिषद के बहुमत का निर्णय मानने के लिए बाध्य था। यद्यपि इसे नियंत्रण और संतुलन प्रणाली व्यवस्था का एक भाग माना जा सकता था, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि परिषद ऐसे निर्णय लेने लगी जिनके लिए केवल गवर्नर जनरल ही जिम्मेदार था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में लगातार होने वाले टकराव से प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। गवर्नर यद्यपि गवर्नर जनरल के अधीन थे, लेकिन व्यवहार में वो बंगाल से स्वतंत्र होकर कार्य करते थे। वे अपने कार्य यह कहकर न्याय संगत बताते थे कि मामला तात्कालिक था, इसका निर्णय लेने में देरी करना उचित नहीं था। इस प्रकार व्यवहार में इस अधिनियम की एकता और एकरूपता का जो प्रयोजन था वह सिद्ध नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के बिना सहमति के ही कोई कार्य कर लेते थे, कोई निर्णय ले लेते थे, और पूछे जाने पर यह बोल देते थे कि ये मामला तात्कालिक था। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों संबंधी सभी पत्राचार ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध कराना था। व्यवहार में अप्रत्यक्ष नियंत्रण का कोई संतोषजनक फल नहीं हुआ। इसके लिए प्रोपराइटरों और डायरेक्टरों ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जो प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर न होकर व्यक्तिगत उद्देश्यों पर आधारित थी। आज हमने जो कुछ भी देखा इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उस पर उपलब्ध है। आप चाहे तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।